14 जुलाई 2023 डेट को मार्क कर लो, क्योंकि इसी दिन दोपहर के 2:35 PM पे इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया। पर इस पर उनका मेन गोल सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, जो चंद्रयान 2 के दौरान इन्होंने कोशिश किया था, लेकिन मिशन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। सिंपली वो चांद पर लैंड कराने की कोशिश करेगा, जिससे उसके लैंडर डैमेज ना हो। अगर इसरो इस मिशन को एग्जीक्यूट कर पाता और चंद्रयान 3 लैंडर के जरिए साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाती है, तो भारत वो पहला देश बन सकता है जो इस डेटा में पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी प्रूव करके दिखा पाएगा। इसीलिए ये सवाल आता है कि चंद्रयान ये सब कैसे करे, उसके पास ऐसे कौन कौन से सेंसर लगे हुए हैं और ये सेंसर कोर ऑब्जेक्टिव के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। इन्हीं सारी सवालों का जवाब हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। सिर्फ ये समझ लो, चंद्रयान 3 मिशन इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि चैलेंजिंग भी होने वाला है कि सबसे पहले मून और सॉफ्ट लैंडिंग कराना मार्स पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने से भी ज्यादा कठिन है। जी हाँ, वही मार्स जिसपे मून के कंपैरिजन में 33 टाइम्स ज्यादा क्रिएटर। जी हाँ, देख सकते हैं पूरी दुनिया में 77 स्पेस एजेंसी हैं, उनमें से सिर्फ 11 कंट्री ही मून मिशन कंप्लीट किए हैं। बट 3 कंट्री ऐसे हैं, अमेरिका, रसिया, चाइना, अब तक लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंड कंप्लीट किए हैं। बट 3 कंट्री ऐसे हैं, अमेरिका, रसिया, चाइना, जो अब तक लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं, जबकि मार्स तो ज्यादा दूर है। उन पर जिन 5 कंट्री ने स्पेस मिशन किए हैं, उनमें से 2 कंट्री ने सक्सेसफुली लैंड किया है, यानी मार्स पे सक्सेसफुली रेट हो गया है 40% और लूनर सरफेस पे 27 सक्सेसफुली रेट है। क्योंकि जहां एवरेज स्पेस मार्स में पहुंचने के लिए 7 मंथ लगते हैं, वहीं पर मून पर स्पेस क्राफ्ट महज मून पर जाते हुए गलती से स्पेस क्राफ्ट का पाथ किसी भी रीजन से डिफेक्ट होता है, तो उसे उस समय में कंट्रोल करना और उसके पाथ को करेक्ट करने से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम कम है, डिस्टेंस कम है, डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है। और इससे भी ज्यादा दिक्कत तब आती है जब स्पेस क्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम में लैंड नहीं कराया जाता है। बेसिकली स्पेस क्राफ्ट की स्पीड में बेसिस पर स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग के टाइम स्टिमुलेट किया जाता है। मतलब सपोज अगर स्पेस क्राफ्ट 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो मून पर लैंड कराने के लिए 15 से 30 मिनट का विंडो मिलता है, अदरवाइज उस पे स्पेस क्राफ्ट का खेल खत्म हो जाता है। ऊपर से यही सॉफ्ट लैंडिंग की मुसीबत नहीं खत्म होती, क्योंकि अगर सपोज इस टाइम फ्रेम में टच करना स्टार्ट भी कर देते हैं, तो बाकी चीजें हैं जो लैंडर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जैसे उस लैंडिंग साइट का लोकल एटमॉस्फेयर देखो। हम सब जानते हैं कि मार्स पर एटमॉस्फेयर है जो कि फ्रिक्शन पैदा करके लैंडर की स्पीड स्लो कर देता है। मार्स पे लैंडिंग के लिए थ्रस्टर और पैराशूट भी यूज कर सकते हैं। मून पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से पूरा का पूरा लोड थ्रस्टर पर आ जाता है और ये थ्रस्टर लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर जैसे ही लूनर सरफेस पर लैंड कराने मून की लूज सॉइल उड़कर डेली कास्ट सेंसर में इंटर होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि मिशन पर पानी फेर सकता है। अब इन दिक्कतों के ऊपर जहां चंद्रयान 2 को लैंडिंग कराना था, वो एरिया था मून का साउथ पोल। अब मून के साउथ पोल पर स्पेसिफिकली पूरे मून के कंपैरिजन में ज्यादा क्रिएटर एंड माउंटेन्स हैं। सो लैंडिंग के लिए टारगेट करना और उसी एक्यूरेट टारगेट पर अर्थ के कंट्रोल करके लैंड कराना ये अपने आप में काफी डिफिकल्ट काम है। इसके अलावा साउथ पोल पर लैंड कराते वक्त टेम्परेचर ड्रास्टिकली फ्लैक्चुएटेड होता है, क्योंकि मून को अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 20 हफ्ते तक सन को फेस किए हुए साइड का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहीं दूसरे साइड का टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साउथ पोल इन दोनों रीजन का जंक्शन है। अगर लैंडर साउथ पोल पर अचानक से लैंड हुआ तो थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है, और अगर थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो लैंडर की हालत इस ग्लास की तरह हो जाएगा। इसमें जैसे आप देख सकते हैं गर्म पानी डालते ही ग्लास चटक गया, वैसे ही लैंडर के पुर्जे आसानी से टूट जाएंगे। बट चलो, इन सभी प्रॉब्लम को टैकल करते हुए लेट से इसरो साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड भी कराता है, तो फिर भी उसके साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा तो रहता ही है। ये तो आपको शायद पता नहीं होगा कि मून पर सदर्न पोल पर 24/7 अंधेरा ही रहता है। जब भी दिन होता है तो हॉरिजॉन्टल सन दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्रिएटर और माउंटेन्स के पीछे छुपे हुए कुछ एरियाज ने तो उनके फॉर्मेशन से लेकर अब तक सन देखा ही नहीं है। अब ऐसे में लैंडर के सोलर पैनल कैसे काम करेंगे? बस इन्हीं सभी रीजन से लैंडिंग साइट डिटेक्ट करने के लिए इनफ समय ना मिलना, डस्ट से सेंसर खराब हो जाना, लूनर साइट के हार्श टेम्परेचर, सरफेस की मार और कम्युनिकेशन इशू की वजह से कई बार लूनर सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो जाते हैं। अब चंद्रयान 3 में इन सभी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए इसरो ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है कि इसकी बार सॉफ्ट लैंडिंग कराने में प्रॉब्लम आने से डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहां ना क्रिएटर और माउंटेन्स भरा अनइवन सरफेस है और ना ही ड्रास्टिकली अनइवन टेम्परेचर। और जब भी 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, तब वो सबसे पहले 5 बार अर्थ के चक्कर काटते हुए अपना ऑर्बिट रेट करेगा।
सो दैट वर्क ऑप्टिमम स्पीड तक पहुंच पाए। इससे होगा कि यह उड़ जाएगा, जिससे चंद्रयान 3 के इनिशियल फेज में ज्यादा फ्यूल यूज नहीं होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जब लैंडिंग का समय आएगा तब भी इसरो ने एक यूनिक प्लान सोचा है। इसरो ट्रेडिशनल तरीके से डायरेक्टली लूनर सरफेस को लैंड करवाएगा, क्योंकि इसके थ्रस्टर ज्यादा धूल उड़ा सकते हैं जिससे सेंसर खराब हो सकते हैं। इंस्टेंट चंद्रयान 3 अपने लैंडिंग से पहले ड्रास्टिकली घटाने और साथ ही लैंडिंग साइड एक बार फिर से प्रॉपरली इंस्पेक्ट करने की मून के अराउंड चक्कर काटेगा, यानी 2 स्टेप ऑर्बिटल मैनूवर्स परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट के चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग फेलर से पहले 3 रीजन को टैकल कर सकेगा। इसके बाद रही बात 4th रीजन की, जिस कम्युनिकेशन इशू उसके लिए चंद्रयान 3 चांद की सतह पर जांच अपने रोवर से करने वाला है। अपने लैंडर से नहीं, इंस्टेंट वो अपने लैंडर्स को धूप में खड़ा रखकर उसके रोवर और पृथ्वी के बीच सिग्नल्स रिले करने वाला है। इससे थोड़ा और आसानी से समझाने के लिए आइए पहले चंद्रयान 3 के आर्किटेक्चर को समझते हैं। देखो, अगर चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 को देखा जाए तो डिजाइन के कंपेयर में कोई मैनुअल डायरेक्टर नहीं है। इसमें भी 2 मॉड्यूल्स हैं और लैंडर मॉड्यूल जिनका एवरेज वेट एक टाटा हैरियर और कुल मिलाकर 3900 केजी है, यानी एक हाथी जितना। बस फर्क इतना है इसमें ऑर्बिटर नहीं है जो मून के रिवॉल्व करके स्कैन करे, क्योंकि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हमारे लिए ये टास्क ऑलरेडी कर रहा है और इसलिए चंद्रयान 3 में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किए गए हैं। यही वजह है कि चंद्रयान 3 कोविड वगैरह जैसे क्राइसिस और उससे हुए ग्लोबल शटडाउन के बावजूद भी महज 4 सालों में लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब एक बार ये चांद पर सक्सेसफुली लैंड हो गया तो उसके बाद लैंडर से रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा। ये तुरंत लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप में केमिकल को एक्साइट कर देगा। उन केमिकल से अलग अलग बेग ब्लाइव एक अल्फा एक्सरेज निकलेंगे। उन्हें रोवर पर लगे अल्फा एक्सरेज स्पेक्ट्रोमीटर को डिटेक्ट करने में एनालाइज करेगा, ताकि मून के साउथ पोल पर का कंपोजिशन क्या है पता किया जा सके। इसके अलावा स्टिमुलेशन लैंडर अपने लैंडिंग साइट में मून पर एटमॉस्फेयर कितना थिन है ये पता लगाया जाए और इतना थिन क्यों है इस मिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मून पर एटमॉस्फेयर ना के बराबर है, पर ये तो लगता था मून पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। रिसेंटली मालूम पड़ा कि मून के 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक बहुत ही थिन आयनोस्फीयर का चार्ज पार्टिकल से भरे हुए एक हल्का सा एटमॉस्फेयर का लेयर है, जिसका एग्जिस्ट करने के लिए एक्यूरेट रीजन किसी को मालूम नहीं है। चंद्रयान 3 का लैंडर इन सेंसर की मदद से मून के आयनोस्फीयर, हीट कंडक्शन प्रॉपर्टी और तापमान के बारे में हमें सही डेटा देगा। इसके अलावा मून पर अर्थ को डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ऐसा डिटेक्टर फिट किया गया है। लैंगमुलर प्रोब लगाया गया है जो सन से आती हुई प्लाज्मा वेव डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन सिर्फ लैंडर और रोवर की बात, इसरो ने प्रोपल्सन मॉड्यूल को भी 2-in-1 जैसा इस्तेमाल किया। उन्होंने स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया, जो अर्थ की तरह हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को भी डिटेक्ट करके उनको केमिकल कंपोजिशन को डिटेक्ट कर सकता है। तब डिटैच होने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल पीले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जहां लूनर साइट पर मैसेज और डेटा इंटरप्शन ना हो। इसलिए रोवर और लैंडर से आए इंट्राडे डाटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना की ओर रिले करेगा। अब ये तो बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे हमें किसी और देश का रिले सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा डेटा भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि पहले जैसा बहुत बार हो चुका है कि इसरो से आया डेटा दूसरे कंट्रीज चुरा पाए। अगर देखा जाए तो ये हमारे लैंड मिशन में फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर आज मून के साउथ पोल पे गगन डिफिकल्ट पर लैंड करा सके, डेफिनेटली गगनयान मिशन के तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट को सेफली आउट ऑफ स्पेस में भेजा जा सकता है। इस मिशन से हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा, बट अभी गगनयान मिशन में काफी टाइम है। फिलहाल इतना समझ लो कि चंद्रयान 3 का मिशन अगर सक्सेस होता है तो उससे भारत वो देश बन सकता है जो पृथ्वी के क्रिएशन और एविएशन से जुड़ी 3 को प्रैक्टिकल प्रूव करके दिखा पाएगा, क्योंकि साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग मून के साउथ पोल परस्पेक्टिव के जरिए ये देखा गया है कि वहाँ आइस के फार में वहाँ वाटर के मॉड्यूल काफी ज्यादा हैं और वहाँ क्रिएटर्स के अंधेरे कोनों में जमा हुआ पानी चांद और पृथ्वी जब पैदा हुए थे तभी से वहाँ मौजूद है। साथ ही रिसेंटली वहाँ ये भी देखा गया है कि मून पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड एनोमलीज भी हैं, वहाँ भी अर्थ की तरह एक अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है। अब मोस्टली तब ऐसा होता है जब किसी सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सट्रीमली हॉट मोल्टन कोर, मतलब अगर इस अनइवन फील्ड के कोर का पता लगा पाए तो हमें ये भी समझ सकते हैं क्या चांद ओरिजिनली हमारे पृथ्वी से टूटकर बना था, जैसे कि थिया के अर्थ के टकराने की थियरी करती है। आल्दो अगर चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद पानी, वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों चीजों को डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल पाया तो उससे पृथ्वी के इतिहास की पहेलियां सुलझ जा सकती हैं और सबसे मजे वाली बात ये होगी कि उसे सुलझाने वाला हमारा पहला देश होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो द कॉन्फिडेंट रोशन के वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।